और यूएस में क्या रेट है? 1 जो केजी की पेप्सी है उसका रेट इंडिया में 50 रुपीज है, और ये यूएस में कितने की है? यूएस में कभी गए हैं तो इन टर्म्स ऑफ डॉलर, हाँ कितने? $7 की है, $10 मान लेते अप्रोक्सीमेटली। वहां पर 1 लीटर के एक आपको पेप्सी लेनी हो तो कितने की पड़ेगी? ठीक है, कितने की पड़ेगी आपको वहां पर? $10 की पड़ेगी। $10 मीन्स कितने पैसे हो गए? कितने? 700 रुपए हो गए आपके। जो चीज यहाँ 50 रुपए की है और यूएस में देखा जाए तो वह 700 रुपए की पड़ेगी। मान लेते हैं $1 का रेट 100 रुपए है, सपोज कर लेते हैं, तब कितने की पड़ेगी? 1000 रुपए की। जो चीज यहाँ 50 रुपए की है, पेप्सी मान लेते हैं 100 रुपए की पड़ती है 1 लीटर, वो वहां पे 1000 की है। यानी कि अगर यूएस में जाना है, वहां पे इंडिया जैसा सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना चाहते हो तो कितना एक्स्ट्रा कमाना पड़ेगा आपको? 10 गुना ज्यादा पैसे एक्स्ट्रा कमाने पड़ेंगे, तब आप इंडिया जैसा सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहां पर मेंटेन कर पाओगे। यही परचेसिंग पावर पायरेटी होती है। ठीक, अब आप एक्सचेंज रेट देखिए कितना है। 10 टाइम्स वहां पे चीज महंगी है, इंडिया से 10 गुना ज्यादा महंगी है। तो ये दोनों कंट्री के बीच में परचेजिंग पावर में क्या डिफरेंस है वो देख रहे हैं। इंडिया में 1 लीटर की पेप्सी 100 रुपए की है, तो वहां पे 1 लीटर की पेप्सी आपको पड़ेगी $10 की। इंडिया के हिसाब से एक्सचेंज रेट क्या हो गई? $10 इक्वल्स टू कितना? 100 रुपीज। ये ऐसे कंपेयर कर सकते हैं दोनों कंट्री के बीच में परचेजिंग पावर। 1 लीटर, जैसे पहले गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम चलता था जिसमें हम दोनों कंट्री के बीच में एक्सचेंज रेट कंपेयर करते थे। मान लीजिए 1 ग्राम गोल्ड की वैल्यू इंडिया में 10 रुपीज है फॉर एग्जाम्पल, और यूएस में 1 ग्राम गोल्ड का प्राइस जो है वो मान लेते हैं 100 रुपीज है। ठीक, $100 है। तो इस तरह से दोनों में एक्सचेंज रेट क्या आ गया? 10 रुपीज इक्वल्स टू $100। 10 रुपीज इक्वल्स टू $100, यानी कि 1 रुपीज इक्वल्स टू कितना हो गया? $10 कंट्री का एक्सचेंज रेट आ गया। ये गोल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से सेट होता है। और परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से दोनों कंट्री के बीच में जो एक्सचेंज रेट सेट होगी वो परचेजिंग पावर के हिसाब से होगी। चीज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पेप्सी आपने देखी कि 1 लीटर पेप्सी का प्राइस इंडिया में 100 रुपीज है, और वहां पे 1 लीटर पेप्सी का प्राइस यूएस में $10 है। तो 1 लीटर पेप्सी वहां यहाँ पे 100 रुपीज, और वहां पे 1 लीटर पेप्सी $10, यानी कि $10 इक्वल्स टू 100 रुपीज कर सकते हैं। तो $1 इक्वल्स टू 10 रुपीज, यानी कि इंडिया यूएस में के हिसाब से कंपेयर किया जाए परचेसिंग पावर को, तो $1 इक्वल्स टू 10 रुपीज आ रही है। यानी कि जो लिविंग स्टैंडर्ड आप इंडिया में मेंटेन कर रहे हैं, सेम लिविंग स्टैंडर्ड यूएस मेंटेन करना है तो 10 टाइम ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। 10 गुना ज्यादा खर्च करेंगे, तब जो जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडिया में है वही सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यूएस में हो जाएगा। इसलिए जो यहाँ से लोग काम करने के लिए जाते हैं उनकी फैमिली यहीं रहती है, वो वहां रहते नहीं है, वो सेटलमेंट होने के लिए नहीं जाते, वो वहां पे अर्निंग करते हैं और पैसे इंडिया भेज देते हैं। क्योंकि अगर वहीं रहेंगे तो फायदा नहीं होने वाला कुछ भी। जो आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ मेंटेन कर रहे हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए कमाता हूँ, तो जिस हिसाब से मैं यहाँ रहता हूँ, सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहने के लिए यूएस मुझे 10 लाख रुपए अर्न करने पड़ेंगे, तब जाके सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर मेंटेन होगा। तो ये परचेसिंग पावर प्रायोरिटी है कि कितनी क्या एक्सचेंज रेट दोनों कंट्री में है, परचेसिंग पावर के हिसाब से कंपेयर करते हैं। ठीक, ये परचेसिंग पावर प्रायोरिटी होती है। एक्सचेंज रेट कि कितनी गुड्स, मान लीजिए इंडिया में 1 केजी जो 1 दर्जन 1 केजी बनाना है वो 100 रुपए का है, तो यूएस में 1 केजी बनाना कितने का होगा? वहां 1 केजी बनाना मान लीजिए $10 का है, तो $10 इक्वल्स टू 100 केजी आ गया। ये एक्सचेंज रेट हो गई दोनों कंट्री के बीच में परचेसिंग पावर के बेस पर। ठीक, ये पॉइंट हल्का सा दिमाग में रखना, ज्यादा इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमी मीन्स इकोनॉमी मीन्स सिस्टम इन विच पीपल अर्न देयर लिविंग। एक कंट्री में लोग अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए कौन कौन सा काम करते हैं, वो इकोनॉमी होती है, उनकी स्टडी इकोनॉमी है। और इंडिया का जो इकोनॉमी का फीचर है, बेसिकली इंडिया की इकोनॉमी अभी भी एग्रेरियन है। 40% ऑफ द कंट्री, अभी भी इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है। ये फीचर है इंडियन इकोनॉमी, एग्रेरियन इकोनॉमी है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है। और इंडिया में, दुनिया में इकोनॉमी को समझने के लिए 3 सिस्टम बनाए गए हैं।
जैसे कंट्री के अंदर बेसिक प्रॉब्लम होती है कि कंट्री के अंदर मेजर डिसीजन, जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, एक होता है कंट्री में क्या बनेगा, हाउ टू प्रोड्यूस, हम कैसे प्रोडक्शन करेंगे, फॉर whom टू प्रोड्यूस, हम किसके लिए प्रोडक्शन करेंगे, ये तीन प्रॉब्लम का सोल्यूशन कौन करेगा। आप हर एक चीज का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। अगर आप राइस का प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, कंट्री के पास रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, तो लिमिटेड रिसोर्सेज से कंट्री हर एक चीज का प्रोडक्शन नहीं कर सकती। 1962 की बात है, हमारी चाइना के साथ में लड़ाई हुई। चाइना की लड़ाई में इंडिया, लड़ाई में हार गए हम। तो उस समय पूछा गया प्राइम मिनिस्टर से कि आप बताइए कि आपको मालूम था कि लड़ाई होने वाली है, तो आपने वेपन्स क्यों नहीं बनाए कंट्री के अंदर। तो नेहरू जी ने बोला कि कंट्री के पास रिसोर्स लिमिटेड थे, तो लिमिटेड रिसोर्सेज से मुझे प्रायोरिटी डिसाइड करनी थी कि मुझे, हमें क्या बनाना है, वेपन्स बनाए हम कि हम फूड ग्रेन का प्रोडक्शन करें कंट्री में। तो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन को हमने प्रायोरिटी दी। हमने ये डिसीजन लिया कि हम फूड ग्रेन का प्रोडक्शन करेंगे, राइस का प्रोडक्शन करेंगे, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करेंगे। हमने रिसोर्सेज यहाँ लगा दिए। इरिगेशन डेवलपमेंट में हम वेपन्स नहीं बना पाए, ये वेपन्स हमारी प्रायोरिटी नहीं थी, तो उसमें हम लड़ाई में इसलिए चाइना से हार गए। तो कंट्री को डिसीजन लेना होता है कि क्या बनाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस। तो उसमें ये तीन डिसीजन अगर कंट्री की गवर्नमेंट लेती है, तो उसे हम बोलते हैं कि वो इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी है। व्हाट टू प्रोड्यूस, कंट्री में क्या बनेगा, उसका बेसिक डिसीजन कौन लेगा, गवर्नमेंट लेगी, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी है। हाउ टू प्रोड्यूस, आप कैसे बनाएंगे चीज का प्रोडक्शन, दो तरीके से होता है। या तो आप लेबर लगाएं, मैक्सिमम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करें, या फिर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करें। दो तरीके से चीज का प्रोडक्शन होता है। टेक्निक का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आप लेबर ज्यादा लगाएंगे कि आप कैपिटल यानी कि मशीनें ज्यादा लगाएंगे आप। तो हाउ टू प्रोड्यूस, ये कैसे, ये डिसीजन कौन लेगा। अगर आप लेबर इंटेंसिव से प्रोडक्शन करेंगे तो कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मशीनें लगाएंगे तो कंट्री में मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, कंट्री में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम पड़ती है, मशीनों से प्रोडक्शन करने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो अब डिसीजन कौन लेगा कि हम लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन। ये कंट्री की डिसीजन गवर्नमेंट लेती है, तो ये सोशलिस्ट इकोनॉमी है। अगर ये डिसीजन मार्केट लेता है, मार्केट उसी चीज से प्रोडक्शन करेगा जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम पड़ती है, तो आपकी इकोनॉमी हो जाती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मेजर डिसीजन जो होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये मार्केट लेता है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस क्या बनेगा, तो मार्केट के हिसाब से जिसकी डिमांड है आप वो बना दीजिए। अगर कंट्री में सोशलिस्ट इकोनॉमी है जहां डिसीजन गवर्नमेंट लेगी, तो गवर्नमेंट व्हाट टू प्रोड्यूस क्या बनाएगी, जिसकी सोसाइटी को नीड होगी हम वो बनाएंगे, ना कि डिमांड के अकॉर्डिंग फोकस करेंगे। तो कंट्री में तीन डिसीजन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये तीन डिसीजन अगर गवर्नमेंट ले रही है, कंट्री में क्या प्रोडक्शन होगा इसका डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी सिस्टम है। और ये डिसीजन अगर मार्केट लेता है तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है। और अगर दोनों मिलके लेते हैं तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। हमारी कंट्री के अंदर जो डिसीजंस है क्या बनाया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, ये गवर्नमेंट भी लेती है और मार्केट भी डिसीजन लेता है। जैसे एजुकेशन है, स्कूल है, स्कूल की नीड भी है तो गवर्नमेंट स्कूल बनाएंगी, और स्कूल की डिमांड भी है इसलिए प्राइवेट स्कूल्स भी है। ठीक, हमारे दोनों सेक्टर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, ये मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल है इंडिया का। प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है, इसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फीचर भी हैं और सोशलिस्ट इकोनॉमिक भी है। दोनों सेक्टर एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर एक साथ एग्जिस्ट करेगा। दोनों सेक्टर एक साथ रहेंगे, दोनों मिलकर डिसीजंस लेते हैं इंडिया में। कंट्री में क्या बनेगा, गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट्स भी है। तो ये मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम उस समय पर अडॉप्ट किया गया, जिसमें हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी कि मार्केट इकोनॉमी और पब्लिक इकोनॉमी दोनों के ही फीचर्स को कर लिया था, ले लिया था गवर्नमेंट ने। द नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी, ये जेएम कीन्स जो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उनका स्टेटमेंट है कि बेसिकली ये मिक्स्ड इकोनॉमी है। वो भी इंडिया को मिक्स्ड इकोनॉमी मानते हैं। यहाँ पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, गवर्नमेंट की कंपनी बड़ी बड़ी मिल जाएंगी और रिलायंस की भी है, अंबानी भी है। पब्लिक स्कूल मिल जाएंगे जो गवर्नमेंट के हैं, प्राइवेट स्कूल भी है जो डीपीएस पेंडल्स है। ठीक, गवर्नमेंट की डीटीसी की बसें मिल जाएंगी, प्राइवेट सेक्टर में आपको ओला उबर मिल जाएगा। तो दोनों सेक्टर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर भी इंडिया में है और प्राइवेट सेक्टर भी है। तो जिस सिस्टम में दोनों चीजें मिलकर डिसीजंस लेती है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट और मार्केट, ये दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं, वो इकोनॉमी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। और इसके साथ साथ डेवलप्ड इकोनॉमी तो है नहीं, डेवलपिंग इकोनॉमी है अभी। ये मतलब इसकी जीडीपी अभी पर कैपिटा इनकम काफी कम है।
इंडिया की। डेवलपिंग इकोनॉमी है, पर कैपिटा इनकम धीरे धीरे राइज कर रही है, डेवलप्ड इकोनॉमी भी नहीं बने। डेवलपिंग इकोनॉमी मतलब पर कैपिटा इनकम काफी लो होगी और पॉपुलेशन काफी ज्यादा रहती है। ये इकोनॉमी का एक खास फीचर है कि हैवी पॉपुलेशन प्रेशर इंडिया के पास में है और कंट्री में क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा। मतलब कंट्री में डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, रेगुलर लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा देखने को मिलता है डेवलपिंग कंट्री। इंडिया में ऐसा है। और इम्प्रूव इन स्टेडी इम्प्रूव इन रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का जो रेट होता है वो काफी कम होता है क्योंकि कंट्री में लोगों की इनकम कम होगी, इनकम कम होने से कंट्री में सेविंग्स कम होंगी, सेविंग कम होने से कंट्री में इन्वेस्टमेंट का रेट भी काफी लो होगा। तो स्टेडी इंप्रूविंग इन द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि इन्वेस्टमेंट का रेट काफी स्लो होता है क्योंकि लोगों के पास सेविंग्स कम है, इनकम कम है, तो इन्वेस्टमेंट भी कंट्री में कम होता है। तो डेवलपिंग इकोनॉमी के ये बेसिक फीचर होते हैं। और लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर मींस कंट्री में जो एजुकेशन होगी, लिटरेसी होगी, काफी कम होगी। अब इंडिया में इंप्रूव कर रही है, 85% लोग इलिटरेट है। कंट्री में हेल्थ इंडिकेटर, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो थोड़ी कम होगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसमें 69 ईयर के आसपास है, लेकिन जापान में 85 ईयर भी है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी लो मिलेगी। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कंट्री में, बच्चों की डेथ जो 1 साल से कम है, वो काफी हाई मिलेगा। तो ये सब नॉर्मल फीचर्स मिलते हैं, लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स बोलते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मदर मोर्टेलिटी रेट काफी ज्यादा मिलेगा। चाइल्ड सेक्स रेशियो, यानी कि नंबर ऑफ कितनी 1000 अगर कंट्री में बॉयज है, मेल है, तो कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स है, 929 है। तो ये रेशियो काफी अनइक्वल मिलेगा, काफी लो मिलेगा, काफी स्क्यूड मिलेगा ये रेशियो। तो ये लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स होते हैं। मतलब ये ऐसी इकोनॉमी की पहचान है जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है। वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर काफी लो है, रेट ऑफ पॉपुलेशन काफी ग्रोथ होगी, इन्वेस्टमेंट काफी कम होगा, कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉपुलेशन का काफी हैवी ग्रोथ रहेगी और लो पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम लो होने का रीजन है पॉपुलेशन का काफी ज्यादा। कंट्री की जीडीपी तो होती है, कंट्री की जीडीपी को अगर हम 100 मान ले और कंट्री की पॉपुलेशन से डिवाइड करके पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। कंट्री की टोटल जीडीपी अपॉन कंट्री की पॉपुलेशन, ये काफी लो होती है। कंट्री की जीडीपी भी कम होती है और पॉपुलेशन काफी ज्यादा होती है, तो पर कैपिटा इनकम काफी लो आती है। ये एक अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमी के फीचर्स होंगे। बेटा क्वेश्चंस यहाँ पूछ लीजिएगा, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप? जी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कोई भी आप? जीडीपी का टर्म सुना होगा नाम आपने, क्या होता है जीडीपी? मीनिंग क्या हुआ? total production caused by the residents of the country. Value of final goods and services produced by all the sectors. वैल्यू ऑफ जितना भी कंट्री में प्रोडक्शन होता है, प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में और टर्शरी सेक्टर में। ठीक, जीडीपी का मतलब प्रोडक्शन है और कंट्री की जीडीपी इन 3 सेक्टर से आती है। एक एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर जिसे मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन को बोलते हैं, और थर्ड है टर्शरी सेक्टर। किसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में ज्यादा है? टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर ज्यादा है। इसके कंट्रीब्यूशन को बोलते हैं स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। कंट्री का स्ट्रक्चरल कंपोजिशन क्या है, यानी कि जीडीपी के अंदर कितना रेशियो प्राइमरी सेक्टर का है, कितना सेकेंडरी का है, कितना टर्शरी का है, इसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। क्या इकोनॉमी का स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। तो जीडीपी इन 3 सेक्टर से आती है। कितना प्रोडक्शन फार्मर ने किया एग्रीकल्चर सेक्टर में, कितना सेकेंडरी सेक्टर में हुआ, कितना टर्शरी सेक्टर में हुआ, इनका टोटल प्रोडक्शन का सम कंट्री की जीडीपी है। ठीक, आप जीडीपी को मान लीजिए कंट्री का एक केक है, इस केक को आप जीडीपी बना सकते हैं। जैसे बर्थडे होता है तो हम केक लेके आते हैं, केक जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा हिस्सा वहां पे लोगों को मिलेगा, केक जितना छोटा होगा उतना छोटा पार्ट सबको मिलेगा। यानी जितनी बड़ी जीडीपी होगी, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, उतना ज्यादा चीजें लोगों को मिलेंगी भी, और जितना कम छोटी जीडीपी होगी, कम प्रोडक्शन करेंगे, उतना ही कम हिस्सा लोगों को मिलेगा। ठीक, तो कंट्री की जीडीपी को मान सकते हैं केक है, और साइज ऑफ केक जो है वो कंट्री की ग्रोथ होती है। ग्रोथ कैसी है जीडीपी की? आज ग्रोथ कितनी है इस समय कितना एक्सपेक्टेड है? 7.5% के रेट से इंडिया की जीडीपी इस समय ग्रोथ कर रही है। ये चेंज भी होता, कभी इंक्रीज हो ड्यूरिंग कोविड टाइम,
कोविड टाइम में प्रोडक्शन काफी कम हो गया था, लॉकडाउन हो गया था, तो जीडीपी काफी कॉन्ट्रैक्शन जीडीपी में हो गया था, तो 22%, 22.5% की नेगेटिव ग्रोथ रेट हुई थी जीडीपी के अंदर। प्रोडक्शन जीरो ही नहीं हो गया, उल्टा कम होना स्टार्ट हो गया, नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया। तो ड्यूरिंग कोविड में ग्रोथ रेट नेगेटिव में पहुंच गई थी। तो केक मतलब जीडीपी और साइज ऑफ केक मतलब ग्रोथ उसकी, जीडीपी का बढ़ना ग्रोथ है। तो जीडीपी इन 3 सेक्टर से आती है, प्राइमरी एग्रीकल्चर सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर जहां पे हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, चीजों को बनाते हैं, और टर्शरी सेक्टर हो गया सर्विस सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस। ठीक, जीडीपी इन तीनों से आती है। नेशनल इनकम ऑफ द इंडिया, ये टर्म तो सुना होगा पर नेशनल इनकम के बारे में, कंट्री विच जीडीपी के बारे में। जीडीपी का मतलब कंट्री की डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर जितनी चीजें बनती हैं वो कंट्री की जीडीपी है। मतलब मेरी इनकम और आपके सबके फादर की इनकम कंट्री की जीडीपी है। और कंट्री की जो नेशनल इनकम है, ये नेशनल इनकम होती है कंट्री के रेजिडेंट्स की इनकम। तो हम कंट्री के रेजिडेंट भी हैं, रेजिडेंट मतलब जो कंट्री के अंदर रहते हैं। और डोमेस्टिक इनकम का मतलब कि कंट्री में प्रोडक्शन कंट्री के अंदर हो रहा है। और डोमेस्टिक इनकम का प्रोडक्शन कंट्री के रेजिडेंट भी कर सकते हैं और कंट्री के नॉन रेजिडेंट्स भी कर सकते हैं। जो भी फॉरेनर हमारी कंट्री में आकर प्रोडक्शन करेगा उसकी इनकम भी कंट्री की डोमेस्टिक इनकम में ऐड करेगी, लेकिन नेशनल इनकम सिर्फ कंट्री के रेजिडेंट की होती है। तो नेशनल इनकम मतलब नेट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स। लिख लीजिएगा यहाँ पर, बाय नॉर्मल रेजिडेंट। नेशनल इनकम जहां भी आएगी वो रेजिडेंट्स की इनकम आएगी। लेकिन जनरल स्टडीज में हम डोमेस्टिक इनकम में और नेशनल इनकम में कुछ ज्यादा डिफरेंस रखे नहीं चलेंगे। जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे प्रॉपर आप, तब नेशनल इनकम में और डोमेस्टिक इनकम में डिफरेंस आएगा। यहाँ दोनों की डेफिनेशन सेम ही नजर आएगी आपको, कि जितना भी कंट्री में प्रोडक्शन हुआ उसकी वैल्यू कंट्री की जीडीपी है, वही कंट्री की नेशनल इनकम। अगर आपने एक पिज्जा परचेज किया है, उसके लिए अगर आपने 500 रुपए दिए, वो कंट्री की जीडीपी, वो 500 रुपए कंट्री की जीडीपी हो गई। ठीक, जितनी भी चीजें आप परचेज करते हैं उसके बदले में जो आप पैसे देते हैं वो कंट्री की जीडीपी हो जाएगा। प्रोडक्शन की वैल्यू, प्रोडक्शन की वैल्यू क्वेश्चन बड़ा ध्यान से, ठीक, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी 11th 12th क्लास में कभी। तो कंट्री में जितना प्रोडक्शन, इनकम कैसे जनरेट होती है बच्चे, जब आप मान लीजिए कि इनकम जनरेट करने के लिए आपकी शॉप पे गए, आपने वहां से चिप्स परचेज कर ली, तो जो चिप्स परचेज की है वो है गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स है, उसकी जो वैल्यू आपने 20 रुपए दी है वही उसकी इनकम हो जाएगी। तो गुड्स की जो वैल्यू होती है वही कंट्री की इनकम हो जाएगी। आप कोई सर्विस ले रहे हैं, कहीं पर जाकर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको सर्विस दी, उस सर्विस देने के बाद में आप डॉक्टर को 500 रुपए दिए, वो 500 रुपए कंट्री की डोमेस्टिक इनकम में ऐड होगा, नेशनल इनकम में ऐड होगा। ठीक, तो जितनी भी गुड्स और सर्विसेज बनती है उनकी टोटल वैल्यू कंट्री की जीडीपी। और गुड सर्विसेज कहाँ बनती है, या तो प्राइमरी सेक्टर में बनेंगी, या सेकेंडरी सेक्टर में, या टर्शियरी सेक्टर में। आप किसी फार्मर से राइस परचेज कर लेते हो, राइस परचेज करके आप 500 रुपए देते हो, वो कंट्री की जीडीपी में ऐड हो जाएगा। आप टीवी परचेज करते हो, तो टीवी के लिए 20,000 दिया आपने, वो कंट्री की जीडीपी हो जाएगी, सेकेंडरी सेक्टर। आप कहीं ट्यूशन पढ़ने जा रहे हो, सर को आपने 2,000 रुपए दिए, 5,000 रुपए दिए, सर्विस ली, सर्विस सेक्टर हो जाएगा, वो कंट्री की जीडीपी में ऐड हो जाएगा। आप ओला कैब में आते हैं, ऑटो में आते हैं, सर्विस लेते हैं, ऑटो वाले को 50 रुपए देते हैं, वो एक जीडीपी हो जाएगी कंट्री। तो जो भी सर्विसेज या गुड्स हम कंज्यूम करते हैं उनकी टोटल वैल्यू कंट्री की जीडीपी। जो भी आप खर्च करते हैं, मतलब आपकी फैमिली जो भी खर्च करती है वो किसी ना किसी की इनकम हो जाएगी। ठीक, आप सुबह मदर डेयरी का दूध भी लेके आते हैं, तो उसके लिए आपने 25 रुपए दिए, वो 25 रुपए मदर डेयरी की इनकम हो जाएगी। हाँ, पता है ना, ठीक, ये चीज हो जाएगी। ऑल्टरनेट, अच्छा मार्केटिंग थी, थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गई आपको। नेशनल इनकम एग्रीगेट पढ़े पहले बच्चे आपने, नेशनल इनकम एग्रीगेट्स पे हल्का से एक पॉइंट ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स की नॉलेज है बीच में। ये कंट्री की जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बोलते हैं। इसके अंदर टैक्सेस भी इंक्लूड है, टैक्सेस भी इंक्लूड है। मान लीजिए आपने पिज्जा लिया है, तो उसके लिए आपने 500 रुपए दिए हैं, 500 का मतलब 450 का पिज्जा था, और इसमें 50 रुपए आपने टैक्सेस भी इसके अंदर इंक्लूड है, 500 रुपए का जीडीपी एमपी। अगर आप टैक्सेस यहां से हटा दें इसके अंदर से, तो क्या आ जाएगा, जीडीपी एफसी आ जाएगा। अगर आप टैक्सेस यहां से हटा देते हैं तो ये जीडीपी एफसी आ गया, यानी कि जीडीपी एमपी में से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी एमपी से हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दिया, तो ये आ गया जीडीपी एफसी। ठीक, अगर सब्सिडीज यहाँ पे 0 ले लेता हूँ मैं,
तो टैक्सेस हटाने के बाद जो अमाउंट आएगा वो जीडीपी एफसी हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ऐसे कई सारे एग्रीगेट्स पढ़े हैं ना बेटा, थोड़ा सा आइडिया है 12th क्लास में, तो फिर आप ये कर लो। जीडीपी कई सारे एग्रीगेट्स होते हैं, अगर मैं डेप्रिसिएशन भी यहाँ पर इंक्लूड है, अगर डेप्रिसिएशन भी हटा दूं तो ये आ जाएगा एनडीपी एफसी आ जाएगा। कई सारे एग्रीगेट्स होते हैं नॉर्मल्स में, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम के 4 एग्रीगेट्स हैं। डोमेस्टिक इनकम में होता है जीडीपी एमपी, और अगर स्टार्टिंग में अगर हम डेप्रिसिएशन यहाँ से हटा दें तो आ जाएगा एनडीपी एमपी। अगर हम यहाँ से टैक्सेस हटा दें तो आ जाएगा जीडीपी एफसी, और यहाँ से टैक्सेस हम माइनस कर देते तो आ जाता है एनडीपी एफसी। ये डोमेस्टिक इनकम के 4 एग्रीगेट्स हो गए पढ़ा हमने। और इसमें जहां डी लिखा है वहां चेंज करके अगर नेशनल लिख दें, जीएनपी एमपी और एनएनपी एमपी और जीएनपी एफसी और एनएनपी एफसी, तो ये 4 नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स हो गए, और ये 4 डोमेस्टिक इनकम के एग्रीगेट्स। डोमेस्टिक इनकम को 4 टाइप से लिखते हैं और नेशनल इनकम को इस 4 टाइप से लिखा जाता है। यही फाइनल गुड्स की वैल्यू ही, किसी में टैक्सेस इंक्लूड है, किसी में टैक्स एक्सक्लूड है, कहीं डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, कहीं डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड है। ठीक, ये नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स हो गए और डोमेस्टिक इनकम के एग्रीगेट्स हो गए। कंट्री की नेशनल इनकम सबसे पहली बार किसने कैलकुलेट की, पढ़ के आ चुके हैं, दादा भाई नरोजी ने। अपनी बुक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 1868 में ये बुक लिखी गई। इन्होंने लिखा सबसे पहले, कोई इकोनॉमिस्ट नहीं थे, फ्रीडम फाइटर थे बहुत बड़े, और ये देखना चाह रहे थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट किस तरीके से इंडिया में ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रही है, किस तरह से इंडिया लगातार दिन पर दिन गरीब होता चला जा रहा है। ये देखने के लिए इन्होंने पॉलिसी को स्टडी किया, तो फिर उन्हें समझ में अच्छा ये तो इंडिया ऐसे गरीब हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने कंट्री की नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया। उस टाइम पर कितनी रुपए इनकम थी, 20 रुपए कंट्री की पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा एनुअल इनकम। एक साल की इनकम 20 रुपए थी, एक पर्सन की, एक एवरेज इनकम जो आज 40-50 हजार रुपए है, और 20 रुपए एक साल की इनकम है एक पर्सन की, तो एनुअल एक रुपया कुछ पैसे पड़ा, ये पर मंथ इनकम है। तो आज उस समय 1 रुपया इंसान अर्न करता था, अच्छे से रह रहा था, आज 1 लाख अर्न कर रहा है, तब भी टेंशन में है। तो कंट्री की नेशनल इनकम, और इसके बाद जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के और एफर्ट्स हुए हैं, उसमें एक है वीकेआरवी राव। इनका जो एस्टिमेशन है थोड़ा साइंटिफिक है, और भी लोगों ने कैलकुलेट किया है, जिसमें से आरसी देसाई भी है जो नेशनल इनकम कैलकुलेट किया, लेकिन इनका एस्टिमेशन थोड़ा सा 1932 के अराउंड इन्होंने एस्टिमेट दी थी नेशनल इनकम का, साइंटिफिक एस्टिमेशन, यानी कि इन्होंने नेशनल इनकम को साइंटिफिक तरीके से कैलकुलेट किया। 1949 में नेशनल कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर पीसी महारानोबिस के अंडर में बनी, और इन्होंने फिर कंट्री की नेशनल इनकम को गवर्नमेंट ने अपने तरीके से कैलकुलेट करने के लिए बोला। पीसी महारानोबिस के अंडर में नेशनल इनकम कमेटी बनाएगी, फिर उन्होंने नेशनल इनकम, तब से नेशनल इनकम यही कमेटी कैलकुलेट करती है हर साल कंट्री की नेशनल इनकम। पीसी महारानोबिस का नाम याद रखिएगा, बहुत बड़ा नाम है, और ये इन्होंने कंट्री में प्लान डेवलपमेंट के लिए, कि कंट्री में डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग को अडॉप्ट करना चाहिए, वो इनकी बुक, इन्होंने इनके रिकमेंडेशन थे। पीसी महारानोबिस का जब भी नाम आएगा तो प्लान इकोनॉमी के ये फाउंडर है, फादर है। नेशनल इनकम एस्टिमेशन हो गया, पीपीटी है आपके पास ना सारी है। इसके बाद 2 इंस्टीट्यूशन और है। 1949 में सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जिन्हें काम कंट्री की नेशनल इनकम पब्लिश करना है। 1951 में पहली पब्लिश की गई। इसके बाद नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंट्री में नेशनल इनकम का डेटा कलेक्ट करता है। 2 ऑर्गेनाइजेशन और भी है, सीएसओ और एनएसएसएस, ये आज भी करते हैं, दोनों डेटा कैलकुलेट करते हैं कंट्री की नेशनल इनकम, ये पब्लिश करता है और ये कंट्री में एस्टिमेशन करता है। फिर ये सेम पॉइंट आ गया, इकोनॉमी सिस्टम, 2 तरह के इकोनॉमी सिस्टम होता है, एक मार्केट इकोनॉमी यानी कि फ्री मार्केट इकोनॉमी, इसमें जो भी प्रोडक्शन होगा वो मार्केट डिसाइड करेगा, पढ़ चुके हैं पहले। इसमें टोटल मार्केट इकोनॉमी के अंदर सारे कंट्री की मेजर डिसीजन मार्केट लेगा, गवर्नमेंट का इस इकोनॉमी के अंदर कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक, इसका मेन जो मार्केट इकोनॉमी का मोटिव है वो प्रॉफिट है, प्रॉफिट मोटिव है, यानी कि जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे वो प्रॉफिट को ध्यान में रख के लिए जाते हैं मार्केट के अंदर, वेलफेयर का कोई जगह स्पेस नहीं है, तो सारे डिसीजन लेता है। यहाँ पे कस्टमर के डिमांड को देखा जाता है, कस्टमर की सॉवर्निटी को देखा जाता है, उसको चॉइसेस दी जाती है। बहुत से प्रोड्यूसर्स आएंगे प्रोडक्शन करने के लिए, कस्टमर के सामने बहुत चॉइस होती है कि वो कहाँ जाना चाहता है, वो चॉइस कर सकता है चीजों को लेकर। जैसे रिलायंस नेटवर्क का है, कई सारी कंपनी आएंगी,
फूड में है, पिज्जा में है, कई सारी कंपनी प्रोडक्शन करेंगी, तो कस्टमर के सामने चॉइस होती है। यहाँ पर सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर कस्टमर के पास चॉइस नहीं है, जो गवर्नमेंट बना रही है वही लेना होगा, वहां पे चॉइसेस नहीं मिलेंगे आपको। तो इसमें कस्टमर इज किंग होता है, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बनाई जाती है मार्केट इकोनॉमी, और मेन मोटिव प्रॉफिट है। और जितनी भी कंपनीज होंगी सारी प्राइवेट्स होंगी, पीपल्स उसको ऑन करेंगे, गवर्नमेंट ने कोई भी रोल इसके अंदर नहीं होता है। और फर्म वही पे करेगी, फर्म उसी को चीज देगी जो उसकी गुड्स का प्राइस पे कर सकता है। मार्केट में डिमांड को देखते हैं, तो गुड्स उन्हीं को मिलेगी जो प्राइस पे कर सकता है। ओला कैब में बैठ सकते हो, लेकिन उसका किराया जो दे सकता है वही ओला कैब में बैठेगा। पिज्जा उसे मिलेगा जो पैसा दे सकता है, डीपीएस में वो एडमिशन लेगा जो फीस दे सकता है। तो चीज मार्केट में से उसी को मिलेगी जिसके पास पैसे हैं, पेइंग कैपेसिटी है। और जो प्राइस डिटरमाइन होंगे वो प्राइस मैकेनिज्म से, यानी कि डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होते हैं। किसी भी चीज का प्राइस उसके डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होगा। प्राइस अगर डिमांड मार्केट में ज्यादा है तो प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे, डिमांड मार्केट में नहीं है तो प्राइसेस बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन जो प्राइस डिसाइड होगा वो डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होता है, गवर्नमेंट कोई भी रोल इसमें नहीं है। कोई अफोर्ड कर पाए या अफोर्ड ना कर पाए, वो डिमांड सप्लाई के हिसाब से रेट डिसाइड हो जाएंगे। अगर डिमांड ज्यादा है तो रेट बढ़ सकते हैं, डिमांड नहीं है तो रेट गिर सकता है। तो जो भी प्राइस डिसाइड होंगे वो मार्केट डिसाइड करेगा। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर, उसके अंदर जो प्राइस है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, प्राइस गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, प्राइस गवर्नमेंट कम कर सकती है। उसमें कस्टमर किंग नहीं होता, कस्टमर की नीड देखी जाती है, ना कि डिमांड देखी जाती है। और प्रॉफिट मोटिव जो होगा प्रोडक्शन करने का वो वेलफेयर होगा, प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा। और जो भी रिसोर्सेज कंट्री के पास होंगे वो पीपल और फर्म ऑन नहीं करेगी, वो गवर्नमेंट ऑन करेगी। यानी कि वहां सब चीजें गवर्नमेंट करेगी, रिसोर्स भी गवर्नमेंट के हैं, रेट भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, पर्पस लोगों का वेलफेयर है। ये इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी उस समय यूएसएसआर में थी। ठीक, ये दो इकोनॉमिक सिस्टम है, एक मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट है, और सोशल इकोनॉमिक सिस्टम जिसका मेन मोटिव वेलफेयर है। एडवांटेज, क्या एडवांटेज रहेंगे मार्केट इकोनॉमी के, क्या फायदे हैं बच्चे मार्केट इकोनॉमी का, जैसे जो चीजें गवर्नमेंट मार्केट डिसाइड करता है उससे क्या बेनिफिट इस इकोनॉमी से? कस्टमर के सामने चॉइसेस ज्यादा बढ़ती हैं, और कैसे? हाँ जी, कंट्री की जीडीपी राइज करेगी। अच्छा, ये सब बेनिफिट्स हैं। कैसे बढ़ेगी परचेसिंग पावर? क्योंकि प्रॉफिट मोटिव है तो जो बेच रहा है उसको भी ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो वो आगे जाके भी ज्यादा खर्च कर सकता है। मार्केट इकोनॉमी के अंदर अगर मार्केट में डिमांड है तो कोई ना कोई फर्म फट से प्रोडक्शन के लिए मार्केट में आ जाएगी। अगर सोशल इकोनॉमी है तो गवर्नमेंट देखती है कि नीड क्या है। अगर मार्केट में नीड, मान लीजिए कि डिमांड कार की भी है, गवर्नमेंट कार नहीं बनाएगी। गवर्नमेंट मेजोरिटी ऑफ सोसाइटी की नीड को देखती है कि नीड अगर एजुकेशन में है, हेल्थ में, तो एजुकेशन और हेल्थ बनेगा, गाड़ी की कुछ प्रोडक्शन रोक देंगे। लेकिन मार्केट इकोनॉमी में कार की डिमांड अगर मार्केट में है तो कोई ना कोई फर्म आके कार बना देगी मार्केट में। वो डिमांड को देखती है, गवर्नमेंट नीड को देखती है, कार की नीड भी सोसाइटी के लिए है कि नहीं है। तो डिमांड है तो प्रोडक्शन घट से स्टार्ट हो जाएगा। Factors of production which are profitable, petrol production which are profitable will only be employed. Factors of production which are profitable only be employed. Factors of production चार होते हैं, एक लैंड है, एक लेबर है, एक कैपिटल है और एंटरप्राइज है। फर्म को लगता है कि लेबर ज्यादा लगाने से प्रॉफिट मिलेगा तो लेबर ज्यादा लगाएगी, उसको लगता है कैपिटल से प्रोडक्शन प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा तो कैपिटल लगा देगी, वही प्रॉफिट लगाया फैक्टर प्रोडक्शन यूज किया जाएगा जिससे प्रॉफिट ज्यादा होगा फर्म को। ठीक, तो लैंड ज्यादा लगा देगी उस टाइम, वैसे काम शुरू कर जिसमें ज्यादा लैंड की रिक्वायरमेंट। ठीक, और यहाँ पे वैरायटी ऑफ गुड्स बनती है, लोगों के सामने बहुत चॉइस रहती है, मार्केट में वैरायटी ऑफ गुड्स का प्रोडक्शन होता है और बेटर मेथड यूज किए जाते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होती है, एफिशिएंसी काफी ज्यादा इसमें फोकस किया जाता है कि कॉस्ट को कम से कम रखा जाए जिससे प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा पाए। डिसएडवांटेज भी है, इसमें सिर्फ प्रॉफिट मोटिव को देखते हो आप, वेलफेयर का प्रोडक्शन, वेलफेयर काफी पीछे हो जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है। पब्लिक गुड्स का प्रोडक्शन आप नहीं करते, यानी कि ऐसी गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करते हैं जिसका यूज सब कर सके। आप इसमें प्राइवेट गुड्स बनाते हैं, यानी कि जो पैसा देगा चीज का यूज वही कर पाए। गवर्नमेंट बनाती पब्लिक गुड्स, पैसे दो या ना दो, सड़क आपके लिए भी है, पार्क आपके लिए भी है, पीने का पानी आपके लिए भी है, पैसे दिए हैं वो भी यूज करें, जिसने पैसे नहीं दिए वो भी यूज करें। तो पब्लिक गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होता,
पब्लिक गुड मे नॉट बी प्रोवाइडेड इन द मार्केट इकोनॉमी, पब्लिक गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होगा, प्राइवेट गुड्स का प्रोडक्शन होगा, यानी कि जो चीज पैसा जो देगा वही उस चीज को यूज कर पाएगा। अब आपने ओला कैब में पैसे आपने दिए तो आप बैठ पाए, लेकिन डीटीसी की बस है, जिसने पैसे नहीं दिए, जिसने दिए वो सब बैठ के जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है गवर्नमेंट को। ठीक, फ्री में उसका ट्रांसफर होता है, उसके लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते। दिल्ली में तो काफी हद तक फ्री ही है, या 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए का मामूली किराया होगा, तो 3-4 रुपए तो एडजस्ट कर ही सकते हैं, कहीं जाना है आपको। लेकिन ये पब्लिक गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करता, सिर्फ प्राइवेट गुड्स का प्रोडक्शन। तो जो वीक है, टैक्स आपने दिया है, सड़क मान लो डीटीसी बस, आपके टैक्स से ही डीटीसी की बस आई होगी, ठीक है, लेकिन जिसने टैक्स नहीं दिया वो बैठेगा। बिल्कुल, आप प्राइवेट गुड्स का प्रोडक्शन करोगे तो गाड़ी अगर लेते हो तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाकर कहीं और पैसा, इसको बोलते हैं रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स, यानी कि जिस चीज का गाड़ी का प्रोडक्शन आपने किया, लग्जरियस आइटम है, सोसाइटी के लिए जरूरी नहीं है, तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी और जो पैसे आएंगे उस पैसे से गांव में पब्लिक गुड्स का प्रोडक्शन करेगी, सड़क बनाएगी, बिजली बनाएगी, पानी बनाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको देगी, पैसा यहीं से आएगा। तो यहाँ से पैसा निकाल कर कहीं और लगाया जाएगा। वर्ड्स को भी देखना है ना गवर्नमेंट के इकोनॉमी के अंदर, जो पैसा नहीं दे सकते उनकी एजुकेशन भी जरूरी है। तो वेलफेयर यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। और यहाँ कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल गुड्स, अगर वाइन की डिमांड है तो वाइन बन जाएगी, पिस्टल की डिमांड है तो पिस्टल दुकान से मिल जाएगी। मार्केट इकोनॉमी को इससे कोई भी चीज मतलब नहीं कि लोग के लिए से हार्मफुल है, वो प्रॉफिट देखता है, सिगरेट बनाएगा, सब बनाएगा। अगर मार्केट में सिगरेट की डिमांड है तो प्राइवेट सेक्टर सिगरेट बना के आपको देगा। अगर डिपोर्ट सिर्फ डिमांड देखता है और उसका हमारी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट है, मार्केट को इससे कोई चीज नहीं, वो जरा सिगरेट की डिमांड है, सिगरेट बना दो, जो पी रहे हैं उनकी जो भी हेल्थ पे इम्पैक्ट है वो सब कुछ जाए। अब फ्री मिल रही है, ठीक, तो प्राइजेस, हाँ फ्री, तो फ्री मिलती है तो फिर ठीक, वन के साथ वन फ्री। ऐसा मैंने पहली बार देखा कि भाई वाइन के साथ आप फ्री दे रहे हो, बुक्स के साथ एक बुक्स कभी फ्री नहीं मिली, कि एक एनसीईआरटी ले लेंगे तो दूसरी एनसीईआरटी साथ में फ्री है, अकाउंट्स की बुक ले लेंगे तो इकोनॉमिक्स की फ्री है। हाँ, लॉस क्या होगा उस पे, गवर्नमेंट जितना टैक्स, हाँ एक पे कटेगा, और एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी थोड़े समय के लिए है नॉर्मल, उससे सेल्स बढ़ेंगी, आपकी ज्यादा लेने आओगे। हाँ 10 बोतल बिक रही थी, अब एक साथ एक फ्री है तो 50 बोतल बिकेंगे, टैक्स ज्यादा मिल जाएगा, टैक्स मिलेगा, सेल्स बढ़ेगी ना आपकी, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है। तो इस तरीके से प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट सिर्फ डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्राइस डिसाइड होता है, इंसान की नीड के हिसाब से नहीं। किसी को एजुकेशन चाहिए, इससे कोई गवर्नमेंट को, उससे प्राइवेट सेक्टर को मतलब नहीं, वो कहता है भैया आप 10,000 रुपये फीस दे दीजिए स्कूल में आकर और आप स्कूल में एडमिशन ले लीजिए। कोई कहता है पैसे नहीं है कि नहीं, फिर नहीं, फिर एडमिशन, पब्लिक गुड नहीं है ये, प्राइवेट गुड, स्कूल मेरा प्राइवेट मेरा है, जो पैसा देगा हम उसे यूज करने देंगे, ये प्राइवेट गुड है, पब्लिक गुड नहीं है, ये पब्लिक स्कूल नहीं है। तो इस तरीके से इसके एक नुकसान भी है मार्केट इकोनॉमी के, हल्का सा पॉइंट दिमाग में रखने की जरूरत है। प्लान्ड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी उल्टी है, सब कुछ, सब चीज गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, प्राइस कितने होंगे वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। द इकोनॉमी ओनली इन द पब्लिक सेक्टर यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, प्राइवेट सेक्टर कोई जगह है ही नहीं बिल्कुल, ठीक। देयर इज नो कंपटीशन। प्राइवेट सेक्टर का मेन पॉइंट है वहां कंपटीशन होती है, और कंपटीशन जब होगी तो उसमें क्या होता है, कभी प्राइसेस काफी कम मिल जाते हैं, कंपटीशन के चक्कर में रेट काफी कम हो जाते हैं और क्वालिटी काफी अच्छी हो जाती है, ये फायदा होता है। यहाँ पे कंपटीशन ना होने की वजह से क्वालिटी काफी अच्छी नहीं मिलेगी, रेट भले ही कम मिलेंगे, क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी और चॉइस नहीं मिलेंगी आपके सामने, वही एक चीज लेनी पड़ेगी घटिया क्वालिटी की आपको, जो गवर्नमेंट बनाएगी। गवर्नमेंट एंश्योर दैट एवरीबॉडी इज एम्प्लॉयड, मतलब हाउ टू प्रोड्यूस वो वैसे करेगी जिसमें हर इंसान को काम मिल जाए। तो ये एडवांटेज नहीं, ये तो यहाँ पे एडवांटेज लिखा है इन्होंने, फीचर एडवांटेज, नो कंपटीशन। कंपटीशन के चक्कर में, सेंस इनका लिखने का मतलब ये है कि कंपटीशन के चक्कर में फर्म्स आपस में वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोई भी एक ही फॉर्म्स है तो रेट काफी कम रहेंगे, वो आपस में, हाँ डिफिकल्टी लेवल सिंपल, नो कंपटीशन, कोई कंपटीशन से नहीं है आपस में। ये वैसे एक मेरिट है उसका, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ये मेरिट है कि कोई कंपटीशन, वहां पे कंपटीशन होती है। यहाँ एडवांटेज दिया है ना कि यहाँ पे कोई कंपटीशन है ही नहीं, सिर्फ एक ही फॉर्म है, सबको चीजें मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये एडवांटेज इस बता रहे हैं कि भाई जो पैसा नहीं है उनको भी चीजें मिल सकती है, कोई कंपटीशन से नहीं है, गवर्नमेंट अपने आप ही एक ही फॉर्म है, वही सब प्रोडक्शन करेगी। गवर्नमेंट एंश्योर एवरीबॉडी इज एम्प्लॉयड, और गैप
और रिच और पुअर के बीच में लगभग कम होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर गैप दोनों के बीच में काफी ज्यादा रहेगा। और सोसाइटी में सब कुछ गवर्नमेंट ही कर रही है, सारे कंपनियां गवर्नमेंट की, फैक्ट्री गवर्नमेंट की, लोग एम्प्लॉयड होते हैं, उनको सैलरी मिलती है, तो गैप ज्यादा होने के चांसेस ही नहीं होते। डिसएडवांटेज, बिजनेस के लिए कोई इंसेंटिव नहीं, नो कंज्यूमर सॉवरेनिटी, कंज्यूमर के सामने कोई चॉइसेस नहीं देखी जाती, उनकी डिमांड को फोकस नहीं किया जाता कंज्यूमर को क्या चाहिए। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि गवर्नमेंट क्या बनाएगी, कस्टमर से नहीं पूछा जाता, कंज्यूमर्स की डिमांड को फोकस नहीं किया जाता, कंज्यूमर ओरिएंटेड चीज नहीं है यहाँ पर। गवर्नमेंट डिसाइड कर लिया कि भाई फोन नहीं बनेंगे, बस फोन नहीं बनते इंडिया नहीं बनते एक टाइम पर, कार नहीं बनेगी, गवर्नमेंट ये डिसाइड कर रही क्या चाहिए। मार्केट इकोनॉमी में पब्लिक से पूछा जाता है कि आपको क्या चाहिए, उस हिसाब से प्रोड्यूसर भी बनाते हैं। तो कंज्यूमर सॉवरेनिटी को यहाँ पे फोकस नहीं दिया जाता कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उन्हें क्या चाहिए, ये कोई नहीं पूछेगा, गवर्नमेंट ने बता दिया वही चीज दो आप। मार्केट में कंज्यूमर्स पूछा जाता कि आप क्या लेंगे, उसके हिसाब से चीजें बनती। तो ये एक बड़ा पॉइंट है दोनों की, इसमें नो कंज्यूमर सॉवरेनिटी, कंज्यूमर की कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है, वो किंग नहीं है। इस इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट किंग है और मार्केट में कंज्यूमर किंग है। कंज्यूमर की डिमांड को फोकस किया था कि आपको कैसा प्रोडक्ट चाहिए, और यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है कि उससे सोसाइटी को क्या चीजें रिक्वायर्ड। इसमें लेस एफिशिएंट बिजनेस होता है, प्रॉफिट पे फोकस नहीं होता, वेलफेयर मोटिव प्रॉफिट होता है, चीजें फ्री दी जाती हैं, एफिशिएंसी बहुत कम होती है, और लेस वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नो वैरायटी, कोई वैरायटी होगी नहीं, गवर्नमेंट जो बनाएगी वही यूज करना होगा। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों क्लास के फीचर्स होते हैं, यहाँ फोकस प्राइवेट भी है, फोकस किया जाएगा। ये इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में कुछ जानते हैं? प्लानिंग सुना है कभी पहले टर्म? हाँ, प्लानिंग के बारे में सुना है बच्चे कुछ? क्या सुना है? प्लान करते कि रिसोर्सेज को कैसे एफिशिएंटली यूज करना है। जी, प्लानिंग मींस a utilization of country's resources into different development activities in accordance with the national priorities। हम कंट्री की नेशनल प्रायोरिटीज को बनाएंगे कि प्रायोरिटीज क्या है कंट्री की, और जो भी रिसोर्स हमारे पास है वो उन प्रायोरिटीज में एफिशिएंटली यूज कर देंगे। यानी कि प्लानिंग के हिसाब से कंट्री का डेवलपमेंट की जो स्ट्रेटजी है वो प्लानिंग है, मार्केट में डिमांड नहीं है। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कितने रिसोर्स गवर्नमेंट के पास है, रिसोर्स देख लेगी वो, और रिसोर्स देखने के बाद कंट्री की एक नेशनल प्रायोरिटीज बनाई जाएंगी, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, और उन लिमिटेड रिसोर्सेज को उन प्रायोरिटीज में खर्च किया जाएगा, यही प्लानिंग है। यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इनटू डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल प्रायोरिटीज, कंट्री की प्रायोरिटीज में। लोगों की डिमांड गाड़ी की गाड़ी नहीं बनेगी, गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी नेशनल प्रायोरिटीज क्या है। और उस प्लानिंग करने के लिए हमने ये कॉन्सेप्ट यूएसएसआर से ली थी, जो आज रशिया है, और जो इंडिया में प्लानिंग होनी चाहिए, ये 1932 में बुक्स आई थी विश्वेश्वरैया की, द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। वहां से फिर इंडिया को बताया गया था कि हमें प्लान्ड इकोनॉमी की तरफ चलना चाहिए। इसका रीजन भी है, उस समय ब्रिटेन में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी और ब्रिटेन हम पे कंट्रोल करता था, तो उसका सिस्टम तो हम वैसे भी अडॉप्ट नहीं करते। एक ईस्ट इंडिया कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी, पूरा कंट्री ही उसने अपने अंडर कंट्रोल में कर लिया, तो गवर्नमेंट डरती थी कि भाई एक कंपनी इतनी बड़ी बन जाती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर, वो पूरी कंट्री को कैप्चर कर लेती है। तो ये सिस्टम ठीक है, रशिया वाला सिस्टम। तो प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया विश्वेश्वरैया की बुक है, इसमें लिखा है कि इंडिया को प्लानिंग को अडॉप्ट करना चाहिए। तो इंडिया ने प्लानिंग डेवलपमेंट स्ट्रेटजी में प्लानिंग को अडॉप्ट किया, और प्लानिंग करने के लिए फिर एक प्लानिंग कमीशन बनाया जाएगा, एक बॉडी बनाई जाती है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके जो चीफ होंगे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर होंगे, और आज प्लानिंग कमीशन है नहीं, 2015 में इसकी जगह पे मोदी जी ने नीति आयोग बना दिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग बना गया है जो यहाँ से इस डेट से काम करना स्टार्ट कर रहा है। आज प्लानिंग कमीशन है नहीं, वह चीज वही, काम वही है। इसके सीईओ कौन है पता है? अभी चेंज हुआ है, गवर्नमेंट ने इनको कल परसों भी नया अपॉइंटमेंट किया है। पहले थे अमिताभ कांत, ठीक, अमिताभ कांत, अब नए चेंज हो गए हैं। सर्च कीजिएगा कौन अभी नए सीईओ अपॉइंट हो गए हैं। हालांकि अभी अमिताभ कांत ही है, जुलाई में कौन बन गया नया? नहीं, ऑप्शन अब सर्च करना, अय्यर नाम कुछ है, हमको पूरा नाम नहीं पता, अय्यर के नाम से। हाँ, ऑप्शन में, हाँ, परमेश्वरम अय्यर जो अभी है, देख लेते हैं जल्दी। अय्यर के नाम से याद था,
परमेश्वरम अय्यर जो अभी गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है जुलाई में, ये नीति आयोग के सीईओ बन जाएंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अभी अमिताभ कांत, जब से बनाए तब से अमिताभ कांति थे, अभी जा रहे हैं, तो इसकी जगह पर अब अय्यर जी आ गए हैं। तो करंट क्वेश्चन है, शायद नीति आयोग से पूछ लिया जाएगा। नीति आयोग वही, आज इसके भी चेयरपर्सन कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ही होंगे। मोदी जी ने किया है। मोदी जी का मानना है जितने भी कांग्रेस के बनाए इंस्टीट्यूशन है सब चेंज करो, कांग्रेस मुक्त भारत का सपना है। तो जितने भी इंस्टीट्यूशन उन्होंने बनाए हैं वो सब खत्म कीजिए, अपने नए इंस्टीट्यूशन लेके। काम तो वही प्लानिंग कमीशन का ही है, काम में कोई डिफरेंस हुआ नहीं। तो प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन इसके भी होते हैं, प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन उसके भी होते हैं। प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट को सिर्फ रिकमेंडेशन देता है कि ऐसे कंट्री का डेवलपमेंट करना है, डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी बनाता है, प्लानिंग करके देता है। मानना ना मानना गवर्नमेंट की मर्जी होती है। प्लानिंग कमीशन रिकमेंडेशन देता है तो वो रिकमेंडेशन एनडीसी में जाती है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसके चीफ कंट्री के प्राइम मिनिस्टर होंगे, बाकी सारे कंट्री के सीएम वहां पे बैठ जाते हैं, वहां पे डिस्कशन होता है और अप्रूवल मिल जाता है कि हाँ ये सब चीजें ऐसे ही कंट्री का डेवलपमेंट करना है। सो जब दोनों का हेड जो है वो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ही है, तो ऑब्वियसली सेम ही होगा डिसीजन, सेम डिसीजन होंगे कंट्री के। तो नीति बस बना रखा है, तो नीति आयोग बनाया गया है। और ये नीति आयोग 15, इसके चेयरपर्सन कंपोजिशन वही कंट्री के चेयरपर्सन होंगे, इसके एक वाइस चेयरमैन होंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे, और कंट्री के बाकी जो कंट्री में रवि कुमार इस समय प्राइम मिनिस्टर, राजीव कुमार अपॉइंट कर रखा था इन्होंने, अमिताभ कांत अभी अपॉइंट कर रखा है, तो अब अय्यर हो जाएंगे, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये टर्म सुना है कभी इन्फ्लेशन के बारे में? सुना टर्म इन्फ्लेशन? जी बच्चे, क्या होता है मीनिंग इन्फ्लेशन का? हाँ जी, क्या नाम बेटा आपका? इशिता, बताइए। जब कंट्री के रेजिडेंट्स के पास पैसे हाथ में ज्यादा है, तो इन्फ्लेशन। ये इकोनॉमिक्स थी 12th क्लास में आपके पास, वहां पे लिखा है ये चीज। ये ठीक है, एग्री है? लोगों के पास पैसे हैं तो डिमांड ज्यादा करेंगे, एक्सेस डिमांड में सप्लाई कम होगी, एक्सेस डिमांड में सप्लाई कम होगी। इन्फ्लेशन का मतलब प्राइस का बढ़ना। आपने रीजन बताया कि इन्फ्लेशन क्यों होती है। प्राइसेस, अगर लोग कंट्री के लोगों के पास पैसे ज्यादा आएंगे तो ज्यादा पैसा आने से ज्यादा डिमांड करेंगे, और जब ज्यादा डिमांड करेंगे तो प्राइसेस बढ़ सकते हैं। तो इन्फ्लेशन मतलब राइज इन द प्राइसेस इन द इकोनॉमी, प्राइस बढ़ने का, परसिस्टेंट राइज इन द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लगातार अगर प्राइस बढ़ता जाता है, इसको हम बोलते हैं कंट्री में इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या रीजन है? प्रिंटिंग न्यू करेंसी, किसी भी रीजन से बजट में मान लो डेफिसिट हुआ गवर्नमेंट को, या कुछ भी रीजन हुआ, गवर्नमेंट ने ज्यादा करेंसी प्रिंट कर दी, जैसा अभी वेनेजुला में हुआ, श्रीलंका में हुआ केस में, गवर्नमेंट ने करेंसी प्रिंट कर दी, जिससे मनी सप्लाई बढ़ गई। गवर्नमेंट को मान लीजिए गवर्नमेंट की इनकम है 1 लाख रुपए और गवर्नमेंट को सैलरी देनी है 5 लाख रुपए, तो 4 लाख रुपए डेफिसिट हो गया। तो गवर्नमेंट सोचा कि भाई 1 लाख हमारी जेब में है, 5 लाख हमें देना है, तो 4 लाख मशीन में छाप लेते हैं। मशीन तो है गवर्नमेंट के पास अपनी, मशीन में कागज लगा के नोट निकाल लिए 4 लाख, अब बन गए 5 लाख। 5 लाख आ गया, 5 लाख लोगों को दे दिया। अब लोगों के पास इकोनॉमी में 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा चले गए। ज्यादा पैसा आने से ज्यादा डिमांड करेंगे, और डिमांड करने से अगर सप्लाई नहीं बढ़ी तो फिर प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो मेन रीजन है कि नई करेंसी आपने प्रिंट कर दी। कई रीजन हो सकते हैं करेंसी प्रिंट करने के पीछे। इंक्रीज इन मनी सप्लाई, वही नई बात होगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, आपके पास करेंसी नहीं प्रिंट करोगे आप। या हो सकता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाए, क्योंकि जब करेंसी प्रिंट करोगे डिमांड बढ़ेगी, मार्केट में इन्फ्लेशन होगी, तो इन्फ्लेशन से भी लेबर महंगा हो जाएगा, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। ये डिक्लाइन इन एक्सचेंज रेट, मान लीजिए $1 पहले 50 का है, अब $1 कितने का हो गया? 40 का हो गया। इससे हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, इंपोर्ट बढ़ेंगे? एक्सपोर्ट। क्या कहना चाहते हैं? $1 पहले 50 का था, अब $1 पहले 40 का हो गया। कंट्री के एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, इंपोर्ट बढ़ेंगे? बाहर से ज्यादा कंट्री में इंपोर्ट होगा, ना कि एक्सपोर्ट होगा। तो डिक्लाइन इन एक्सचेंज रेट, इंपोर्ट कंट्री के अंदर बढ़ेंगे। तो ये यहाँ पर ये पॉइंट कुछ मुझे ठीक लग रहा है, इसको चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, राइज होना चाहिए, इसको मत फोकस करना अभी। वॉर एंड अदर इवेंट कॉज इंस्टेबिलिटी, जैसे अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई हो रही है, तो जब लड़ाई हुई तो कहीं ना कहीं अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन हुआ है, तो उससे भी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। मान लीजिए बाहर से पेट्रोल आना था, नहीं आया,
रशिया पेट्रोल का एक्सपोर्टर है, उसने रेट बढ़ा दिए, तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के प्राइस बढ़ गए। ऑयल के प्राइस बढ़ने से अब ऑयल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा। उससे कोई खरीद नहीं, तो बाकी कंट्रीज से सब डिमांड बढ़ गई तो उन्होंने रेट बढ़ा दिए। कुछ भी रीजन हो सकता है, वॉर वगैरह सिचुएशन में भी प्राइसेस अक्सर बढ़ जाते हैं, जो अभी आप देख भी रहे हैं। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, एक है डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन तो ऑपोजिट होता है। डिफ्लेशन उल्टा हो गया, प्राइसेस कम होना, ये भी सिचुएशन अच्छी नहीं होती। प्राइस लगातार अगर बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्राइसेस अगर बहुत कम हो जाएंगे, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, वो बनाना छोड़ देंगे, कंट्री बनाएंगे नहीं, तो अल्टीमेटली कंट्री में डिप्रेशन सिचुएशन आ जाएगी। मान लीजिए बिल्डर हूं मैं, मैंने 5 लाख का एक फ्लैट लिया, इस 5 लाख का मैंने लिया था और रेट कम होते होते 1 लाख का हो गया। मैं कहा यार तो कुछ भी नहीं हो रहा, मार्केट में रेट ही गिरते चले जा रहे हैं, क्या फायदा। तो प्रोड्यूसर बनाएंगे नहीं, तो जब प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। तो डिफ्लेशन भी प्राइस का डिक्लाइन होना ज्यादा बुरी सिचुएशन है एज कंपेयर टू प्राइस इंक्रीज होने की। इंक्रीज फिर भी हो जाए, डिक्रीज ना हो। इंक्रीज का सोल्यूशन है एक टाइप से, लेकिन बहुत प्राइस कम हो गए, ये सिचुएशन ज्यादा डेंजरस हो जाती है। कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड हो जाता है, प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स नहीं करेंगे। स्टैगफ्लेशन, ये टर्म्स आज की डेट में बहुत ज्यादा चल रहा है, न्यूज़पेपर में हेडिंग वेडिंग में आता रहता है। स्टैगफ्लेशन मींस नॉर्मल, सुना टर्म पहले कभी किसी ने ये टर्म नहीं सुना। नॉर्मल सिचुएशन क्या होती है कि कंट्री में ये सिचुएशन है जिसमें कि कंट्री की स्लो इकोनॉमी विद हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ रही है और कंट्री की जीडीपी कम हो रही है। नॉर्मल क्या होता है, इन्फ्लेशन कहां बढ़ी थी उस टाइम पर, कीमत गिरी हुई थी, कंट्री की जीडीपी फॉल हुई थी, लेकिन कीमतें भी कम हो गई थी, कीमतें लगातार नहीं बढ़ी थी। लेकिन अभी भी जैसे जीडीपी ग्रोथ रेट 7.5 है, लेकिन इन्फ्लेशन रेट 8%। 8% है, यही सिचुएशन कि कंट्री की नॉर्मल क्या होता है कि जब जीडीपी बढ़ती है कंट्री तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, दोनों साथ में बढ़ती है। लेकिन इस समय क्या हो रहा है, गवर्नमेंट के लिए कंट्री की जीडीपी तो राइज कर रही है, जीडीपी उल्टी कम हो रही है और इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है। अब इस बात समझना, हल्का सा एक टर्म अपने आप में बड़ी कॉन्सेप्ट है, जीडीपी कम होना और इन्फ्लेशन का बढ़ना। यानी कि मार्केट में डिमांड तो है, इन्फ्लेशन का मतलब प्राइस बढ़ रहे हैं, मतलब मार्केट में डिमांड है अच्छी खासी, मतलब डिमांड होने से प्रोडक्शन होना चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है। अगर इन्फ्लेशन है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, प्राइस कैसे बढ़ रहे हैं, मतलब मार्केट में डिमांड है अच्छी खासी, और डिमांड है तो कोई दिक्कत ही नहीं आपको, ठीक। लेकिन डिमांड है, इसका प्रोडक्शन भी होगा, लेकिन ये उल्टी सिचुएशन है कि डिमांड होने के बाद ही प्राइसेस, मतलब प्राइस तो बढ़ रहे हैं, डिमांड है मार्केट में, लेकिन उसके बाद प्रोडक्शन लगातार कम हो रहा है। ये स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन है। तो लेकिन ऐसे होता है, ये डिमांड है तो लोग प्रोडक्शन भी नहीं। ये सिचुएशन सबसे पहले यूएस में 1965 के राउंड देखी गई, वैसे ऐसा होता नहीं था, क्योंकि इन्फ्लेशन है तो जीडीपी तो बढ़नी ही चाहिए, कंट्री डिमांड है, अगर डिमांड मार्केट में है तो जीडीपी बढ़नी चाहिए। इसके कोई एक परमानेंट रीजन नहीं होता, इसका एक रीजन मान सकते हो कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल जो प्राइसेस हैं उसके रेट लगातार बढ़ रहे हैं। ये थोड़ा सा इंटरनेशनल ऑयल मार्केट से रिलेटेड चीजें हैं। बस आप स्टैगफ्लेशन टर्म्स ध्यान रखना कि सिचुएशन है जिसमें कंट्री की जीडीपी कम हो रही है और कंट्री की इन्फ्लेशन बढ़ रही है। ऑयल प्राइसेस की वजह से, ऑयल प्राइस की वजह से ऐसा होता है, बाकी डिटेल में इसका प्रोसेस नहीं समझेंगे, सिर्फ आप ये टर्म स्टैगफ्लेशन याद रखिए। महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो सब तो चलता रहता है, कंट्री की सिचुएशन है। प्रोडक्शन कम हो गया, डिमांड बढ़ जाएगी, वो भी। इन्फ्लेशन के टाइप्स, क्रीपिंग इन्फ्लेशन टाइप्स, मतलब कि प्राइस बहुत ही, क्रीपिंग का मतलब क्या होता है, प्राइस धीरे धीरे चलना, प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। व्हेन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन लेस देन 10% है, 10% एनुअली से, इसे बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन, 10% से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। गैलोपिंग इन्फ्लेशन 700% तक प्राइस बढ़ जाते हैं, जैसे श्रीलंका में हुआ है। ये सिचुएशन बहुत खराब हुई, वेनेजुएला में केस में ऐसा हुआ, गैलोपिंग इन्फ्लेशन हो गई, एकदम से प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन, ये गैलोपिंग से भी ज्यादा प्राइस अगर बढ़े, हाइपर इन्फ्लेशन मतलब चाय ऑर्डर की 10 रुपए की थी, चाय पीते पीते मालूम पड़ा बिल पे करने के समय पे 200 रुपए हो गया, तो 10 रुपए की चीज चाय पीने के बाद पेमेंट तो सर 200 रुपए है, इन्फ्लेशन बढ़ गई। अच्छा,
ऐसे भी दुनिया में कंट्री में देखने का मौका मिला है कि सामान जब ऑर्डर देख रहे थे तो रेट अलग था, ऑर्डर करने के टाइम पे रेट अलग हो गया। ये हाइपर इन्फ्लेशन है जब बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़ जाते हैं इकोनॉमी, आउट ऑफ कंट्रोल, कोई कुछ कर ना पाए। जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन 1920s में देखा था हम लोगों ने। तो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन है, गैलोपिंग से ऊपर खतरनाक हो गई हाइपर इन्फ्लेशन। मतलब आर्ली बेसिस पे प्राइस बढ़ते हैं, मिनट बेस पे, सेकंड बेस पे प्राइसेस बढ़ते रहते हैं, घटते। तो सर हाइपर इन्फ्लेशन और गैलोपिंग इन्फ्लेशन में डिफरेंस क्या है? बस उसमें कंट्रोल्ड होती है सिचुएशन, उससे एक स्टेप आगे का हो गया, उससे भी ज्यादा प्राइस बढ़ जाते हैं तो हाइपर इन्फ्लेशन। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, वैसे तो 8-10 टाइप की इन्फ्लेशन होती है, लेकिन इसमें गैलोपिंग और हाइपर दे रखी है। प्राइसेस का बहुत ज्यादा बढ़ना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, हाइपर इन्फ्लेशन। तो हाइपर हो गया बच्चा इंसान, तो हाइपर मतलब कंट्रोल से बाहर हो गया। भाई ज्यादा हाइपर मत हो जाओ, तो हाइपर मतलब ज्यादा कंट्रोल से बाहर हो गया उसने, तो टर्म वहीं से लिखा हाइपर इन्फ्लेशन। गैलोपिंग मतलब अभी कंट्रोल में आ सकता है, वैसे है तैयार हो गया लेकिन कंट्रोल कर सकते हैं इसको आप। तो अब करेंसी कंट्री में कौन प्रिंट करता है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम के हिसाब से नोट इशू होते थे, अब ये सिस्टम भी हटा दिया गया है। यानी कि कंट्री कुछ जितनी करेंसी प्रिंट करनी है उसे कुछ परसेंटेज कंट्री गोल्ड रखना पड़ेगा या सिक्योरिटी के फॉर्म में रखना पड़ेगा। 125 करोड़ का गोल्ड रखना पड़ेगा, कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, तब करेंसी प्रिंट कर सकते हो। अब ये सिस्टम नहीं चलता। मिनिमम रिजर्व सिस्टम के हिसाब से नोट करेंसी इशू होती थी। ये सिस्टम 200 करोड़ का गोल्ड रखना पड़ेगा और कम से कम 115 करोड़ का उसमें सिक्योर 200 करोड़ की सिक्योरिटी गोल्ड हो, जिसमें से 115 करोड़ का अकेला गोल्ड होना चाहिए। सोने को रखकर ही आप नोट इशू कर सकते हैं। उस टाइम तक तो मोस्टली कंट्रीज में बराबर थी ना, जैसे $1 1 रुपए का बराबर था, 1948 पे ऐसा ही था, $1 इक्वल्स टू 1 रुपी था। रुपी का सिंबल एक लिया गया है जुलाई 2010 में, जो सिंबल होता है ये वाला, ये अडॉप्ट किया गया है। और न्यू सिंबल किसने दिया था? ये पता रॉ है, रमन, जो टर्म्स लिखा हुआ इसके अंदर। आर का मतलब रॉ, रोमन में विदाउट द स्टेम, आर सिंबल लिखते हैं ना इस टाइप से हम, आर का है। रुपीस का सिंबल हो गया ये, तो ज्यादा नहीं है, नॉर्मल सी चीज ही है। बैंकिंग सिस्टम, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया में स्टैब्लिश हुआ 1770 में, फर्स्ट बैंक। पीएनबी कब स्टैब्लिश हुआ? 1894 में। ट्रेडिशनल बैंकिंग के बारे में देखना हो तो पहला बैंक कब बना, पीएनबी कब स्टैब्लिश हुआ? The first Indian commercial bank which was owned by the managed by Indian was Central Bank of India. 1917 में स्टैब्लिश हुआ। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड इंडियाज फर्स्ट ट्रूली स्वदेशी बैंक। ये पहला हमारा स्वदेशी बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडियन ने इसको मालिक थे इसके इंडिया। द ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक इज इलाहाबाद बैंक, स्टैब्लिश 1875 में। इंडियाज ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, इलाहाबाद बैंक। जनरल से पॉइंट्स हो गए। ये एसबीआई बैंक, ये स्टार्ट हुआ था 1921 में, नेशनलाइज हो गया 1955 में, गवर्नमेंट ने इसको अपने अंडर में रख लिया। इसके साथ में 7 और एसोसिएट बैंक भी है, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ सतारा, ऐसे कई सारे बैंक्स इसके साथ एसबीआई के साथ में अटैच्ड है। ये मर्जर का पॉइंट हो गया। करंट जो भी मर्जर हुए हैं वो सत्र में दिखा देंगे, करंट में कौन कौन से मर्जर हुए हैं। पीएनबी में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक रिसेंटली मर्जर हुआ है। कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक का मर्जर हो गया आपस में। यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक और इंडियन बैंक प्लस इलाहाबाद बैंक, ये बैंक मर्जर है। अभी इस पे बच्चन का दोनों के एग्जाम में क्वेश्चंस आया हुआ है कि कौन है। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन सा बैंक मर्जर हुआ है? बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 बैंक मर्ज हुए हैं अभी कुछ महीने पहले ही। एक देना बैंक है और एक बैंक, देखिए कौन सा है, बच्चा स्पीड में देख लेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में कुछ बैंक मर्जर हुए हैं, गवर्नमेंट रिसेंटली भी किया है मर्जर। विजया बैंक हुआ है और साथ में देना बैंक और विजया बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हुआ। ये 2 बैंक, ऐसे मर्जर का देख लेगा, एग्जाम में क्वेश्चंस आया है तो आने के चांसेस फिर भी रहेंगे।
बैंक मर्जर क्यों होते हैं, क्या रीजन है इसके कुछ? बैंक्स, एक बैंक लॉस में जा रहा है तो गवर्नमेंट के दोनों बैंक को मर्ज कर देती है ताकि दोनों में अपना ओवरऑल कैपिटल मिल जाए, तो एक स्टेबिलिटी आ जाए बैंक। आरबीआई का नाम सुना है पहले कभी? क्या करता है ये काम? ये सेंट्रल बैंक है। कब बना? 1935 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में बनाया गया। फिर नेशनलाइजेशन कब हुआ इसका? 1949 में गवर्नमेंट ने इसको अपने अंडर में ले लिया। इसके फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है? अभी तो शक्तिकांत दास है। फर्स्ट कौन थे? इंडियन, हाँ, सीडी देशमुख इसके पहले है, और ये ब्रिटिशर्स थे। ये देशमुख है, अभी शक्तिकांत दास फिलहाल चले आ रहे हैं। इससे पहले कौन था? जब नोटबंदी हुई थी, डिमोनेटाइजेशन, उर्जित आर पटेल। उससे पहले रघुराम जी राजन। अभी करंट में देख लीजिए कौन था, फर्स्ट कौन है, बस इतना सफिशिएंट है। काम क्या इसके? बैंकर्स बैंक है, मॉनेटरी अथॉरिटी कंट्री की है। ये करेंसी प्रिंट करेगा, करेंसी इशू करेगा। रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, वही बैंक रेट को चेंज करता है, रेपो रेट चेंज करेगा कंट्री के। बैंकर्स बैंक है, किसी बैंक को लोन चाहिए तो अपना बैंक्स में ले सकता है। ऐसा आरबीआई से डिटेल में पढ़ के आ चुके होंगे बैंकिंग सेक्टर में। मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम, कंट्री का जितना भी डॉलर का एक्सचेंज रिजर्व है सब आरबीआई के पास रहेगा। गवर्नमेंट का बैंक है, गवर्नमेंट को लोन चाहिए तो आरबीआई से लेगा। डायरेक्शन ऑफ फेक करेंसी, टाइम टाइम पे गवर्नमेंट बताती रहती है कि भाई ये नोट ऐसे फेक है, इसको ऐसे पहचाने। इसका काफी पब्लिसिटी करती है आरबीआई, किस तरह से नोट की पहचान कर सकते हैं, असली नोट ये है, नकली नोट ये है। नोट कोई फट गया है, कट गया है तो बैंक जाके वापस कर लेना, ठीक, बैंक को लेना पड़ता है। तो रेगुलेटर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट, मतलब क्लियरिंग हाउस फंक्शन का काम करता है। क्लियरिंग हाउस पढ़कर आगे 12th की इकोनॉमिक्स में था क्लियरिंग हाउस। चेक क्लियर करने का सारा काम आरबीआई के थ्रू ही होता है। मैंने मान लीजिए बच्चे को चेक दिया, मेरा पीएनबी बैंक है, बच्चे का एसबीआई बैंक है, तो चेक एसबीआई बैंक में डालने के बाद एसबीआई बैंक क्लियर होने के लिए आरबीआई के पास जाता है। आरबीआई मेरे बैंक से डेबिट करेगा, इनके बैंक पैसा क्रेडिट कर देगा। तो चेक क्लियर पेमेंट का सेटलमेंट होता है, वो भी आरबीआई के थ्रू ही होगा, इंटर बैंक का। जैसे पीएनबी और ओबीसी बैंक मर्ज हुए तो अक्सर इसे गवर्नमेंट कंट्रोल करी है, वो बैंक अपना मैनेजमेंट कंट्रोल करेगा ना, बैंक ऑफ बड़ौदा, वो उसके अंडर में ही बैंक आ गया। जो कस्टमर पहले विजय बैंक के थे और बैंक ऑफ बड़ौदा के, वो बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच में जाएंगे। ये सिंपल करेंसी इशू करने का पॉइंट है। 1 रुपए के करेंसी में किसके सिग्नेचर होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। बाकी रुपीस के ऊपर गवर्नर के साइन होते हैं, जो आरबीआई के चीफ होता है। 1 रुपए के नोट के ऊपर कंट्री के जो फाइनेंस सेक्रेटरी होंगे उनके सिग्नेचर होते हैं। सेक्रेटरी आईएएस ऑफिसर होता है। तो ये थोड़ा सा एसबीआई बैंक की हिस्ट्री है। नॉर्मल सी है, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, ये इतने सारे बैंक इसमें मिले तो जरूरी नहीं जानना। फिस्कल पॉलिसी के बारे में कुछ पढ़ा है पहले से? करंट में रेपो रेट कितना चलता है? रेपो रेट पता है ना? द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कंट्रीज सेंट्रल बैंक गिव लोन टू द कमर्शियल बैंक। जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देगा वो बैंक रेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि अगर आपको सेंट्रल बैंक से पैसा, किसी कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक से पैसे लेने हैं तो ब्याज पे पैसे मिलेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को रेपो रेट बोलते हैं, इसी को बैंक रेट बोलते हैं। अगर पैसा लॉन्ग टर्म के लिए लिया गया है तो वो बैंक रेट है, अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया गया है तो वो रेपो रेट है। जब एक दिन का शॉर्ट माना जाता है, शॉर्ट टाइम पीरियड का टाइम, एक दिन के लिए पैसा लिया है तो करंटली बड़ी बात नहीं है कि जो रेपो रेट अब चेंज हुए 4 साल 5 साल के बाद कितना है, 4.5 है कंट्री का। 4 पॉइंट कंट्री का रेपो रेट अभी करंट में कितना है? कंट्री का बैंक रेट करंट में कितना है? रेपो रेट है? नहीं, इतना तो नहीं हो सकता। 4 पॉइंट कुछ होगा जरूर। 4.90, बिल्कुल बिल्कुल 4.90 रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। ये काफी सालों के बाद अब चेंज हुआ है रिसेंटली। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? रेपो रेट बढ़ाएगी, कम करेगी? इन्फ्लेशन है तो हाँ, रेपो रेट बढ़ाएगी ताकि लोन बैंक्स को महंगा मिले और बैंक्स को लोन आगे महंगा दे, जिससे कि डिमांड
कम हो जाए। ठीक, तो ये गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स है, कितना बैंक रेट है, कितना रेपो रेट है, ये करंट में देख लीजिएगा एक बार जाके, मॉनेटरी पॉलिसी के सारे इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। खाली बैंक रेट और रेपो रेट जानना जरूरी है, और एक सीआरआर की वैल्यू कितनी है और एसएलआर की वैल्यू, ये बस 4 रेट सब देके चले जाइए, शायद एक आध रेट करंट में आ जाए, क्योंकि काफी दिनों बाद काफी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, एक डेढ़ महीने में चेंज हो गया काफी 1-2 बार। तो ये रेपो रेट को थोड़ा सा देख के जाना अच्छे से। मॉनेटरी पॉलिसी के सारे इंस्ट्रूमेंट है, बैंक रेट, रेपो रेट वगैरह, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो। बैंक रेट रेपो रेट सेम ही हो गए। कैश रिजर्व रेशियो मतलब अगर कमर्शियल बैंक के पास 100 रुपए हैं तो इसमें से कुछ पैसा इसको जाकर आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। मान लीजिए 5 रुपए इसने आरबीआई के पास जाकर रख दिया कैश की फॉर्म में, ये कैश रिजर्व रेशियो हो गया। ठीक, और कुछ पैसा बचा इसके पास 95 में से 10 रुपए इसको अपने पास रखने हैं इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गोल्ड के फॉर्म में। इसी पैसे को बोलते हैं एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो बैंक्स अपने ही पास रख लेते हैं। ठीक, और ये ओएमओ क्या होते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशंस, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदना बेचना, ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी गवर्नमेंट को लोन चाहिए। ठीक, तो गवर्नमेंट को अगर लोन चाहिए होता है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचती है। गवर्नमेंट को अगर लोन चाहिए तो गवर्नमेंट एक सिक्योरिटी अपना कागज बैंक्स को बेचेगी और वहां से लोन ले लेगी, और अगर कागज वापस सेल करती है तो लोन आएगा, बाय करेगी तो लोन मार्केट में जाएगा। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदना बेचना ओपन मार्केट ऑपरेशंस। मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, इनके रेट देख लीजिएगा करंट अभी क्या है रिसेंट। बैंक रेट, रेपो रेट कितना कितना अभी है। स्टॉक एक्सचेंज, 2 मार्केट होते हैं बच्चे, पढ़ा बिजनेस स्टडीज के अंदर आपने, एक मनी मार्केट है और एक कैपिटल मार्केट है। तो स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशन कैपिटल मार्केट के अंदर आएगा। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इसमें जो लेन देन होगा मैक्सिमम 1 साल के लिए होगा, और स्टॉक मार्केट ऑपरेशन में लेन देन लॉन्ग टाइम के लिए होता है। इसकी रेगुलेशन बॉडी जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है मनी सप्लाई की, और इसकी जो है वो सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो इसको मार्केट को रेगुलेट करेगी। काम बस यही है सेबी का कि जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, कंपनीज जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनका इंटरेस्ट को ये प्रोटेक्ट करे, मार्केट में फ्री एंड फेयर काम हो। ठीक, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जो है प्रोटेक्ट हो, मार्केट के लिए रूल रेगुलेशन बनाए जाए, लेकिन ना इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना और मार्केट के लिए रूल रेगुलेशन बनाना, और इनकेस कुछ डिस्प्यूट हो जाता है कभी इन्वेस्टर के बीच में, कंपनी के बीच में, ये डिस्प्यूट के खिलाफ शिकायत भी लेती है, सेटलमेंट भी करती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। टैक्सेस सिस्टम सुना है? टैक्सेस के बारे में पढ़ के आ चुके हैं। टैक्स का जो अभी टैक्सेस क्या होते हैं बेटा, टैक्स के बारे में ध्यान देना। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। जिस टैक्स का इम्पैक्ट और इंसिडेंस एक ही पर्सन पे हो, इम्पैक्ट मींस, इंसिडेंस मींस एक्चुअल बर्डन, और इम्पैक्ट मींस लायबिलिटी टू पे। जिस पे टैक्स लगे वही पे करे, यानी कि जिसका इम्पैक्ट और इंसिडेंस एक ही पर्सन पे हो, जिस पे उसका बर्डन है वही पे करेगा, वो डायरेक्ट टैक्सेस है। और ये इनकम टैक्स हो गया ना आपका। और इनडायरेक्ट टैक्सेस, इम्पैक्ट इंसिडेंस, 2 अलग अलग पर्सन पे होते हैं। जिस पर इसका इम्पैक्ट है उसने नहीं पे किया, मतलब इम्पैक्ट लायबिलिटी टू पे कंपनी उसकी शोरूम की जहां से सामान लेते हैं आप, और एक्चुअल बर्डन आपके ऊपर आता है। तो जब भी कोई चीज लेते हैं तो बर्डन आपके ऊपर है, लेकिन पे आपको नहीं करना, पे करेगी वो जहां से सामान आप ले रहे हैं। इसे बोलते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है। अभी डायरेक्ट टैक्सेस का रेट कितना कितना है? नहीं, इनकम टैक्स का रेट कितना है? कितने परसेंट पे टैक्स लगता है, कितने परसेंट इनकम? 2.5 लाख रुपए है स्लैब। अगर इनकम 2.5 लाख तक है एग्जम्प्टेड है, 2.5 लाख से 5 लाख है तो 5% है, 5 लाख से 7.5 लाख इनकम है तो 10% है, 7.5 से 10 लाख इनकम है 15% है, 10 लाख से 12.5% है 20 लाख है, 12.5 से 15 है 30 है, उसके बाद जितना भी है। हर 2.5 लाख के ऊपर टैक्सेस बढ़ता जाता है 30% जी। और इसके अलावा टैक्स 30% के अलावा अगर इनकम 50 लाख के आसपास है तो कुछ सरचार्ज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे टैक्सेस के बाद में। गवर्नमेंट चाहती है कि ये बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, थोड़ा सा पैसा दीजिए, तो गरीबों को भी गांव में जाके उनको बेसिक पब्लिक गुड्स बनाने में पैसे खर्च करें,
ताकि इनकम इनक्वालिटीज, आपके बच्चे अगर स्कूल जा पा रहे हैं तो गरीब के बच्चे भी स्कूल जा पाए, उसके स्कूल खोलना है। तो पैसा कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट खुद तो जॉब करने नहीं जाएगी ना। मोदी जी खुद जॉब करके इतने पैसे कमा पाएंगे गांव में डेवलपमेंट के लिए? तो जो आप अर्निंग कर रहे हैं आपसे ही पैसे लेने हैं, तो आपके ही पैसे वहां पे खर्च होंगे। लेकिन जैसे गाड़ी वगैरह खरीदते हैं, जो महंगी गाड़ी खरीदते हैं, उनको टैक्स कैसे बचता है? कहाँ टैक्स बचता? टैक्स देते हैं, बिजनेस के नाम पे गाड़ी लेते तो हाँ, वो उस पे टैक्स बचाते हैं ना, कैसे? क्योंकि वो ऑलरेडी टैक्स भरे हुए पैसे गाड़ी लेते हैं, वो ये दिखाते हैं। उसे एक्सपेंस दिखा देते हैं, अपने खर्चे दिखा देते हैं कि हमने गाड़ी ले ली। सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कहीं किसी भी चीज पे टैक्स बस हो बिजनेस में हम एक्सपेंस करने के बाद जो भरा हुआ पैसा होता है उस पे टैक्स देते हैं, बस। सैलरी में हम टैक्स कटने अब सोचता है टैक्स क्यों दे, इससे अच्छा गाड़ी खरीद के रख लेते हैं एक और, वरना टैक्स पैसा टैक्स में चला जाएगा, उससे अच्छा गाड़ी खरीद के रख लेते हैं। पैसा क्यों दे? गाड़ी चलो काम आ जाएगी, नहीं काम आए खड़ी रहेगी, कोई बात नहीं। तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव। उस पे भी बस टैक्स उस पे ज्यादा बचता है। बस ये बताएगा कहाँ टैक्स की चोरी कैसे होती है, टैक्स कैसे बचाए? उस पे तो सर ज्यादा बचता है। तो अभी कंट्री चलाना, कंट्री को पैसा कहाँ से आएगा? कंट्री के पास तो बस जो अर्निंग कर रहे हैं उनसे लेकर, जो नहीं अर्निंग कर रहे हैं उनको दिया जाए। सैलरी का बिजनेसमैन का अलग होता है, सैलरी में टैक्स देने के बाद एक्सपेंस करते हैं, बिजनेसमैन अपने सारे एक्सपेंसेस निकाल के जो बचा हुआ उस पे बिल्कुल देते हैं। जो भी एक्सपेंस हटाने के बाद में सैलरी वाले बंदे की सैलरी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शादी भी उसमें इसलिए किया थी, टैक्स नहीं लगता। ठीक है, तो गिफ्ट दे दिया गया उधर से। ये किसके पास इतना पैसा है कि वो ऐसे कर रहे हैं? कुछ कंट्री में ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे ही नहीं। जीएसटी के बाद वो प्रॉपर्टी वगैरह सर कुछ लोग तो ये करते हैं, सबको बैंकरप्ट दिखा देते हैं कि वाइफ के नाम कुछ लेके डिवोर्स दिखा देते हैं। हाँ, ऐसा हुआ है, मेरे उधर पे हुआ है, बंदे ने किया। अब जमीन ज्यादा थी उनके पास, लैंड ज्यादा थी, लैंड सॉल्यूशन हाँ लैंड ज्यादा थी, तो अब गवर्नमेंट उनसे लैंड ले लेती, लैंड से एक्ट में कितनी एक लिमिट होनी चाहिए लैंड की, लैंड ज्यादा हो गई तो परेशान था। क्या करता वाइफ की, उसने कहा कि वाइफ के नाम कर दो, लेकिन वाइफ तो फैमिली कंसीडर होगी, मेरा परिवार वही कंसीडर होगा सर। तो कहना कि फिर इसको आप डिवोर्स दे दीजिए। अब वो कागज पे डिवोर्स हो गया, लेकिन रहते साथ में घर पे हैं वो। अब उतनी आधी जमीन वाइफ के पास चलेगी, आधी उनके पास बच की, तब सेटलमेंट हो गया। रहते घर में लेकिन डिवोर्स सर, लेकिन ऐसे लोग कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा ट्रस्ट होना चाहिए ना सामने वाले पे। ट्रस्ट में करते बैंक से लोन ले लिया, बैंक से लोन लेके प्रॉपर्टी वाइफ के नाम किया, बिल्कुल करती है लोग, 8 लाख रुपए लोन लेके, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा बिजनेस ऐसा कर रहे हैं। अच्छी सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ बिल्कुल ठीक। लोग कैसे के सोचते हैं, मतलब किस तरह से लोग ऐसे वाइफ को डिवोर्स दे देना, ये कर, मतलब विजय माल्या ने ऐसे ही किया, कई सारे पैसा लेके भाग के बैंकों का। उसने जो प्रॉपर्टी दिखाई थी लोन के टाइम पे, उसकी एक्चुअल वैल्यू बहुत कम थी और ऑन पेपर उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी, जो से लोन जिससे कि अगर गवर्नमेंट उसकी जो प्रॉपर्टी उसने एज कोलैटरल रखाई थी उसको सेल भी कर दे तो उसको रिकवरी नहीं मिलेगी। रिकवरी नहीं मिलेगी। मतलब बच्चा ये कहना चाहता है कि बैंक से मार्जिन रिक्वायरमेंट आपने पढ़ा है, तो आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू, मान लीजिए घर आपका कंपनी की वैल्यू है 10 करोड़ रुपए, तो बैंक कम से कम आपको इसका कुछ मार्जिन काटेगा, 20% काटने के बाद आपको 8 करोड़ का लोन देगा। लेकिन वहां ये तो एक ठीक है, नॉर्मल प्रोसीजर है जो हम लोग के साथ में होगा। हम जाएंगे, विजय माल्या की 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो गवर्नमेंट ने उसको 50 करोड़ का लोन दे दिया। ये मार्जिन रिक्वायरमेंट वहां पर तो कॉन्सेप्ट ही खराब कर, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी रखकर सब। हाँ पॉलिटिक्स में सेटिंग में समझता है। अच्छा, पॉलिटिक्स में सेटिंग होनी चाहिए, अंदर बैंक का मैनेजमेंट आपको जानता हो, सब हो सकता है। विजय माल्या तो वो सब जानते ही है, उसमें तो कोई है ही नहीं। जब वो माली के पास बहुत ब्लैक था, उसने सारा जियो में इन्वेस्ट करा दिया। और अब अडानी, मतलब सिर्फ अब अडानी का पैसा 60,000 से सेट कर रहे हो। अडानी सिर्फ ऐसा सही 80,000 सभी तो 3 नेट बांटा तो भाई
पॉलिटिक्स में सेटिंग गई उसके बाद वही ऊपर आ गया, बस वही ऊपर आ जाए। अभी अडानी का टाइम पे अडानी का चल रहा है, सब कॉन्ट्रैक्ट किसी को मिल अब पब्लिक को बहकाने के लिए कहते हैं कि वहाँ शिवलिंग है, वहाँ पे ये मंदिर मिला, वहाँ मस्जिद मिली, वहाँ ये हुआ, वहाँ ये, पब्लिक उसमें खुश है। कोई कह रहा है फुहारा है, कोई कह रहा है कि नहीं ये ऐसा है, कोई कैसा है, पब्लिक इसमें खुश है। पब्लिक कहती नहीं अगली बार जी यही आएंगे, ये मंदिर बना देते हैं, मस्जिद बना देते हैं, यही आएंगे। और अडानी चुपचाप अपना काम, जो काम हो रहा है वो होता चला जा रहा है। सब ऐसे ही है, हाँ सब ऐसे ही। जीएसटी 16 में अमेंडमेंट किया गया और 1 जुलाई 2017 से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया कंट्री में। अब एक ही टैक्स लगता है। वैट को पहले वैट था, वैट, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स को मिलाकर सिर्फ जीएसटी से 1 टैक्स है। 4 इसके रेट्स हैं, ये ध्यान रखने वाली चीज रहेगी। कुछ पे 0% है, बहुत नेसेसिटीज आइटम है, कुछ 5%, 12%। ट्यूशन फीस के ऊपर सेंटर में एडमिशन लेने पर 18% जीएसटी, और बाकी लग्जरियस आइटम पे 28% एसी वगैरह पर। बाकी नेसेसरी चीजों के ऊपर टैक्सेस काफी कम। 0% किस पे? बहुत से आइटम्स है जीरो है। नमक लोगे कोई टैक्स नहीं है उसके ऊपर, सॉल्ट पे कोई टैक्स नहीं। बहुत नेसेसिटीज आइटम है। बजट के बारे में कुछ एक आइडिया आपको पहले से है, 12th क्लास में पढ़कर आ चुके हैं, पढ़ा कुछ बजट के बारे में जानते हैं। बजट मींस कि बस करंट देखना है इसके ऊपर कि कितना कितना इसमें रेट कितना कितना है, कितना फिस्कल डेफिसिट अभी करंट में है, कितना रेवेन्यू डेफिसिट है, करंट का हल्का हल्का सा पॉइंट देखना है। बजट मींस कि नेक्स्ट एक ईयर में गवर्नमेंट पहले से एक बजट बना रहे थे कि इतना पैसा हम खर्च करेंगे और इतने इतने पैसे हमारे पास आएंगे, उसको बजट बोलते हैं। जो भी पैसा आने वाला है, जो भी पैसा जाने वाला है, उसका एक स्टेटमेंट बजट है। एक एस्टिमेट्स ऑफ रिसीट्स, एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, एक साल में। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 112 में इसका प्रोविजन है कि बनाया जाएगा ये। फर्स्ट बजट शेट्टी जी लेकर आए थे, फाइनेंस मिनिस्टर, और इंडिया फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी। ये फर्स्ट में जाता है, प्राइम मिनिस्टर भी है फीमेल प्राइम मिनिस्टर, ये फर्स्ट है और लास्ट है, इसको बदवानी नहीं। ठीक, ये इंदिरा गांधी जी। और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एक साल में एस्टिमेट्स ऑफ रिसीट, एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। ये कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, ये तो इकोनॉमिक्स में है नहीं मेरे हिसाब से। कोई क्वेश्चंस पूछिएगा जो पूछना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी मन में आता है। कोई पढ़ रहे हो, कोई टॉपिक में दिक्कत आई हो, कुछ समझना हो, कोई ऐसा है तो पूछिएगा। क्वेश्चन में डाउट है ले आना कोई क्वेश्चन बेटा। एग्जाम कैसा हुआ है? अच्छा हो गया? हाँ ठीक है।